मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद प्रमोद सावंत ने गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। सावंत के साथ ही महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के मुत्सुद्दीन धावलीकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई समेत 11 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। माना जा रहा है कि धावलीकर और सरदेसाई दोनों गोवा के डिप्टी सीएम होंगे। दरअसल दिन में मनोहर पर्रिकर के अंतिम संस्कार के बाद गोवा में राजनीतिक सरगर्मियां खासी तेज हो गई थी, जिसके बाद देर रात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पार्टी और सहयोगी पार्टियों के विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राजभवन पहुंचे, जिसके बाद रात को 1:50 पर प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दो दिन से चल रहे गोवा में सियासी ड्रामे का अंत हो गया। डॉक्टर प्रमोद सावंत ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, जबकि विजय सरदेसाई और सुधीन धवलीकर दो नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। गोवा में जिस तरीके से महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी दोनों के एक सदस्य ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और साथ ही साथ दूसरे तमाम सहयोगियों ने शपथ ली है, यानी मुख्यमंत्री सहित करीब 12 लोगों ने गोवा में रात के 12 बजे के बाद राज्यपाल भवन जाकर के शपथ ली है। और इस तरीके से मनोहर पर्रिकर के बाद अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर सावंत रहेंगे, जो अब आगे से गोवा की कमान संभालेंगे। लोकसभा चुनाव में बांदा संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्यामा चरण गुप्त चुनाव प्रचार के लिए चित्रकूट पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस बीच एसपी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव और मायावती के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। अखिलेश यादव। वहीं कार्यकर्ताओं के जोरदार स्वागत से गदगद श्यामा चरण गुप्त ने एसपी और बीएसपी गठबंधन की जमकर तारीफ की। इस बार गठबंधन की इतनी जबरदस्त टीम बन गई है, सपा बसपा और आरएलडी की, इस टीम को अब सभी लोग इससे भयभीत होने लगे। इससे पहले श्यामा चरण गुप्त प्रयागराज से बीजेपी के सांसद थे, लेकिन कुछ रोज पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद एसपी ने उन्हें बांदा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। अमरिंदर सिंह की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया तो वो पटियाला से चुनाव लड़ना चाहती हैं। प्रियंका को लेकर परनीत कौर ने कहा कि इस चुनाव में प्रियंका एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाली है। हमारे साथ परनीत कौर जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व विदेश राज्य मंत्री हैं, पटियाला से सांसद भी रही हैं, पंजाब की बड़ी नेता हैं कांग्रेस की। मैम, कैसे आप देखते हैं लोकसभा चुनाव के लिए, कितनी तैयार है कांग्रेस? और ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और पंजाब की 13 की 13 सीट जीतेंगे। कैप्टन साहब ने बिल्कुल ठीक बोला। कांग्रेस पार्टी एक ज़िले में एक सीट के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके के साथ तैयार है। आप पटियाला से लड़ेंगी चुनाव? टिकट मिलेगा तो ज़रूर लड़ूंगी। तो पटियाला में पिछली बार करीब 20,000 वोट आपको कम मिले, आप चुनाव हार गई थी। इस बार कितनी तैयार हैं आप? पूरी तैयारी है। मैम, हरसिमरत कौर बादल को घेरने में तमाम जो पार्टियां हैं वो लगी हुई हैं। हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ सुखपाल खैरा कह रहे हैं कि मैं जाकर बठिंडा से चुनाव लड़ूंगा, और अगर उन्होंने सीट बदली फिरोजपुर से तो सिमरजीत सिंह बैंस कह रहे हैं कि मैं फिरोजपुर में जाकर उनको चैलेंज करूंगा। आप भी चैलेंज करेंगे कि हरसिमरत कौर को कि वो पटियाला से आकर चुनाव लड़ें आपके खिलाफ? मैंने चैलेंज नहीं करना, उन्होंने आना है तो ज़रूर आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आए। पटियाला हमारा घर है और हम यहाँ से जीतेंगे, लड़ेंगे। बाकी जो दूसरी पार्टियां करती हैं उनके ऊपर है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? और प्रियंका गांधी जो एग्रेसिव हुई हैं, यूपी में लगातार उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आप कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? इससे कितनी मदद मिलेगी कांग्रेस को? बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ी मदद मिलेगी। करतारपुर कॉरिडोर जो है, वहाँ पर जो करतारपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम खालिस्तान रख देना चाहिए, और खालिस्तान के नाम पर वहाँ पर सिखों को बरगलाने की कोशिश भी की जाती है। हाई कमीशन के जो अधिकारी हैं उनको वहाँ पर घुसने नहीं दिया जाता करतारपुर कॉरिडोर में, करतारपुर गुरुद्वारे में और ननकाना साहिब गुरुद्वारे में। तो इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे डील करना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सब सिख धर्म के लिए और भी बहुत धर्म है जो गुरु नानक देव जी के साथ जुड़े हुए हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ा ये जगह है जहां जाके वो मत्था टेक सकते हैं। तो इसके ऊपर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सोमवार को नक्सलियों ने कोंडा सावली कमल पोस्ट के बीच सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए वहां ब्लास्ट किया, जिसमें 6 जवान घायल हो गए। सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवान सर्चिंग के लिए निकले थे।
इसी बीच जगरगुंडा में नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों को निशाना बनाते हुए धमाका कर दिया, जिससे सुरक्षा बलों के बीच अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें कई जवान घायल हो गए। बाद में घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया, जहां इलाज के समय एक जवान शहीद हो गया। 6 जवान घायल हुए थे, इलाज के दौरान एक की मृत्यु हो गई, बाकी 5 जवान को भी रायपुर लिया है बेटर ट्रीटमेंट के लिए। वहीं इस हमले के बाद पूरे इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया और प्रशासन लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षित माहौल देने का दावा कर रहा है। ऐसा कोई सुरक्षा व्यवस्था हम लोग करेंगे ताकि एक अच्छी वातावरण में मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एक माहौल निर्मित करके हम देगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 11 अप्रैल को बस्तर संसदीय सीट पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने आजमाया नया पैंतरा। अयोध्या में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस का नया पैंतरा। कांग्रेस की यूथ विंग ने शहर में जुमलेबाज झोला लॉन्च किया। कार्यकर्ताओं ने झोले में जुमलेबाज परिंदा नाम से बीजेपी का घोषणा पत्र रखा। यूपी के रामपुर में पुलिस ने 72 लाख की ठगी करने वाले युवक को धर दबोचा। आरोपी ने फर्जी खाते खोलकर और फर्जी कॉल के जरिए कई लोगों से पैसे ऐंठे। पुलिस का दावा, आरोपी को 8 भाषाओं का ज्ञान। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के गांव में मां और बेटे की हत्या से सनसनी मची। पुलिस ने मां की लाश को घर से बरामद किया तो बेटे की लाश जख्मी हालात में तालाब में तैरती मिली। दोनों की हत्या धारदार हथियार से की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदलकर अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाया। पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार कैंपेन का जवाब देते हुए हार्दिक ने अपना नाम बदला। गोरखपुर जिले के वनटांगिया गांव के लोगों को मताधिकार मिला। आजादी के बाद से लोकसभा चुनाव 2019 में गांव वाले पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सरकारी जमीन पर घर होने से वोट नहीं दे पा रहे थे। यूपी के मेरठ में प्रशासन से खवा दिव्यांगों ने नामांकन दाखिल करने का अनोखा फैसला किया। नामांकन के पहले दिन सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। दिव्यांगों के लिए कुछ न करने पर नाराजगी दिखाई। बिहार महागठबंधन में सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस के मौजूदा रुख की वजह से महागठबंधन 2 खेमों में बंट गया है। हालांकि बातचीत के जरिए सीटों पर फंसे पेच को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत महागठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं के बीच दिल्ली में बैठकों और मुलाकातों का दौर तेज हो गया। बैठक में शामिल होने पहुंचे आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि जल्द ही बिहार में महागठबंधन की स्थिति साफ हो जाएगी। कोई पेच नहीं है, पता नहीं आप लोग पेच ढूंढ रहे हैं, इसमें आप लोगों को निराशा हाथ लगेगी। पेच है ही नहीं तो ढूंढ क्या रहे हैं, कहीं कोई पेच नहीं है। आज से कल तक सारी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। लगे हाथ उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान कर दिया कि बिहार में महागठबंधन 40 की 40 सीटें जीतेगा। आप लोग जिसके लिए आगे बढ़े हैं वो पूरा होगा, मंजिल पे पहुंचेंगे महागठबंधन की। बिल्कुल, महागठबंधन 40 में 40 सीट बिहार में जीतेगा। खबर है कि महागठबंधन में बिहार की कुछ और छोटी पार्टियों को शामिल करने की कोशिश चल रही है, जिसके लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने हरी झंडी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में कांग्रेस 11 सीटों से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है, जबकि आरजेडी 11 सीटों की मांग पर अड़ी कांग्रेस को 9 सीटें ही देने पर राजी है। इसी वजह से अब बिहार में महागठबंधन 2 खेमों में बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक एक खेमे में कांग्रेस उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और लेफ्ट है, तो दूसरे खेमे में आरजेडी जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, जबकि सीपीआई-एमएल को भी महागठबंधन में शामिल करने की कोशिश चल रही है। लेकिन इसी बीच किसी तरह के समझौते से पहले ही सीपीआई-एमएल ने आरा सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। यही वजह है कि विरोधी भी महागठबंधन पर सवाल उठाने से नहीं चूक रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पर तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद महागठबंधन की गांठें खुलकर सामने आ गई, जिसकी वजह से जेडीयू महागठबंधन पर चुटकी लेने में पीछे नहीं है। महागठबंधन में ट्विटर बबुआ ने आईना दिखा दिया कि अहंकार त्यागिए, और कांग्रेस पार्टी की जमीर राजनीति में कैद हो गई। महागठबंधन में जारी खींचतान पर जेडीयू की सहयोगी बीजेपी भी सवाल उठा रही। स्वार्थ आधारित जो गठबंधन होता है उसमें स्वार्थ की टकराहट मेन बाधक होता है, और इसमें स्वार्थ ही टकराहट है। महागठबंधन पर विरोधियों का हमला बढ़ा तो आरजेडी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मैं तो ये बोलूंगी कि दुराचारी, भ्रष्टाचारी और अपराधी प्रवृत्ति के बीजेपी एनडीए के लोग हैं जो मांझी जी उनको छोड़ दिए, कुशवाहा जी उनको छोड़ दिए, वो अपने बारे में बोले, हम लोग एकदम ठीक हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी महागठबंधन में सब ठीक होने का दावा किया। कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत और तकलीफ हमारे गठबंधन के अंदर नहीं है, और मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग इज फाइन।